अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अब की बार सितंबर अहम अदालती मुकदमात और बड़े सियासी वाक़यात के साथ आ रहा है। क्या ये सितंबर किसी बड़े मोड़ का पेश खैमा बनेगा? इमरान खान को शिफा अस्पताल ना ले जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त हो या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त, नजरें सितंबर पर ही जमी हैं। सियासत की बात की जाए तो पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तारीख भी 27 सितंबर है। ऐसा नहीं कि सितंबर में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आने जा रही है, मगर ये नजर आ रहा है कि इस माह अदालती फैसले हों या सड़कों पर सियासत, पाकिस्तान के अगले सियासी मंजरनामे की सिमत जरूर सामने आ सकती है। इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के बाद से साजिशी मफरूजे जेर गर्दिश हैं। डील ढील, 28वीं तरमीम के लिए सियासी हिमायत, इमरान खान को रिलीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी गुंजाइश, मोहसिन नकवी के हुकूमत के साथ इख्तिलाफात, राना सनाउल्लाह का एतराफ़ के बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी के दरमियान राबता है, मगर फिर सानिया 9 मई पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद दहानी भी। पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात हों या अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के असरात, ये सब सितंबर में सामने आ सकते हैं। वाकिफान हाल कह रहे हैं कि सितंबर में सियासी फजाओं को भांपने के 2 बड़े पैमाने हो सकते हैं। एक, इमरान खान को रिलीफ देने या ना देने पर अदालती फैसले। दूसरा, पीटीआई के लॉन्ग मार्च को क्या इस बार नाकाम करने के लिए पहले की तरह रियासती वसाइल का इस्तेमाल होगा या फिर अब की बार इसे स्मूथ सेलिंग दी जाएगी। अगर पीटीआई को लॉन्ग मार्च की तैयारी की इजाज़त दी गई और इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मिलने लगा तो इस सब का क्या मतलब होगा? क्या हम अब ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अब की बार किसके लिए और कितना सितमगर साबित हो सकता है? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सितंबर, मुतवक्के अहम अदालती फैसले और असरात, पीटीआई लॉन्ग मार्च करेगी या हुकूमत बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल शिफ्ट? क्या सितंबर आने वाले सियासी मंजरनामे का खाका दिखाने जा रहा है? ज़ैगम साहब, ऊपर अपने इब्तिदाइये में मैंने कुछ अहम वाक़यात जो हालिया 2 से 3 हफ्तों में हुए, जो बयानात सामने आए, जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, इस सबको सामने रखें तो सितंबर क्या एक सियासी मंजरनामे का जो अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड हमें नजर आएगा उसका खाका सामने रखने जा रहा है, और क्या कहीं किसी के लिए सितंबर भी हो सकता है? देखिए आयशा, सितंबर में मानसून ख़त्म होता है और जब मानसून ख़त्म होता है तो हवाएं उल्टी तरफ चलने लग जाती हैं। तो इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो छत पर हैं, मुर्ग़े बाद नुमा पर हैं कि हवाएं बदलती हैं या नहीं बदलती। बदलती हैं तो किस तरफ बदलती हैं? 2 तारीख़ें बहुत ही अहम हैं। पहले तो 16 सितंबर की तारीख़ बहुत अहम है। ये वो तारीख़ है जब अदालत के सामने पीटीआई और हुकूमत पेश होगी। पीटीआई का कहना यह है कि अदालत ने जो हुक्म दिया था इमरान खान को शिफा में इलाज कराने का और जिस तरह से उनको सहूलत देने का हुक्म दिया था, हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए हुकूमत ने तौहीन अदालत की है। तो वो अदालत से रियायतें हासिल करने की कोशिश करेगी और हुकूमत बज़ाहिर उस तरह की रियायतें देने को तैयार नहीं है और हुकूमत उल्टा ये कह रही है कि पीटीआई ने ही तौहीन अदालत की है। तो 16 को अदलिया इस मामलात को किस तरफ लेकर जाती है, कुछ रियायत देती है या नहीं देती, किस हद तक रियायत देती है, और फिर उसका ताल्लुक अगली तारीख से है 27 तारीख से। 27 मार्च को पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, 27 लेकिन इस ऐलान में उन्होंने काफ़ी सारी नरमी रखी हुई है। 27 सितंबर को उन्होंने काफ़ी सारी इस पर कुछ नरमी कंडीशनैलिटीज़ भी रखी हुई हैं कि अगर कुछ बातें तय हो जाएं, कुछ रियायत मिल जाएं, तो फिर शायद वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये 2 बातों को हमने देखना है, ये बहुत ही अहम है। मेरे ख्याल में 16 की तारीख, 16 सितंबर इस लिहाज से बहुत ही अहम है। और भी ये महीना इस लिहाज से भी अहम है कि इमरान खान की जो क्रिमिनल अपील्स हैं उनको सुनने का अमल भी इस महीने में शुरू होगा हाई कोर्ट में। अब जैसे आपने कहा कि बहुत से मफरूज़े इस वक्त कायम हैं, बहुत से नजूमियों ने अंदाजे लगा रखे हैं, कुछ लोग जो हैं वो हवा सूंघ सूंघ कर बता रहे हैं कि हांडी में क्या पक रहा है, और उनका ख्याल है कि मामलात यहाँ से बदल रहे हैं। और ख़ुद पीटीआई की जो अपनी गुफ्तगू है, जो उनके नैरेटिव में कुछ तब्दीली है, उससे भी कुछ इशारा मिल रहा है कि उनकी भी स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली आ रही है
और उनको कम से कम कुछ इशारे जैनब साहब, तो पीटीआई के बयानिए में तब्दीली, क्या हुकूमत के बयानिए में कोई तब्दीली और नरमी लाएगी? जो भी आपने कहा कि वो बज़ाहिर रायत देने को तैयार नहीं, क्योंकि एक अपोजिशन इत्तेहाद भी खड़ा है, हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर भी कुछ मसाइल खड़े हैं। देखिए, दोनों पार्टियों को, दोनों हुकूमती पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नवाज को बिल्कुल ये वारे नहीं खाता कि बुज़ुर्गों की और पीटीआई की दोबारा से को अंडरस्टैंडिंग हो, इनकी मोहब्बतें दोबारा से बहाल हों। पीटीआई की इमरान खान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से, वो उनकी सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो हम देख रहे हैं कि वो पहले ही परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी इस वक्त ही उनके चेहरे पर अयां है, और वो बिल्कुल उनकी इस बात में खुशी नहीं होगी कि किसी तरीके से भी मामला तय हों। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई भी उनकी मदद करती है, ठीक, क्या फिर से वो 27 सितंबर को वही काम कर देती है जैसे पहले 2 दफ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनका झगड़ा जो है वो बुजुर्गों के साथ बढ़ गया था और वो बढ़ता जाता है। ठीक, ये अहम सवाल है कि पीटीआई इस तरफ से इस बात को किधर लेकर जाती है। अभी तक जो पीटीआई से इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि वो सुलझाव की तरफ जाना चाहती है। गुफ्तगू मोहसिन नकवी साहब से कर रहे हैं। होगा कि गुफ्तगू मोहसिन नकवी साहब से है उनकी, जी, गुफ्तगू वो मोहसिन नकवी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, और यही उनकी ख्वाहिश थी। देखिए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है इस लिहाज से। पीटीआई ये कहती थी कि हमने इन पार्टियों से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ मुक्तदरा से बात करनी, खिड़की तो खुल गई है। और एक लिहाज से मुक्तदरा ने उनको ये रियायत दे दी है कि बराह रास्त उनसे बात शुरू कर दी। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, सितंबर को लेके सियासी दर्जा हरारत नापने के 2 पैमाने हो सकते हैं। एक अदालती फैसले, दूसरा लॉन्ग मार्च की तैयारियों को लेकर किस तरह की और किस किस्म की इजाज़त होती है। क्या सितंबर ये हमें दे जाएगा कि जो साजिशी मफरूजात हैं वो कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, या आप समझते हैं कि इजाफा हो जाएगा? अच्छा, मेरा ख्याल है, मेरी सोच बिल्कुल काफ़ी मुख्तलिफ है इस तमाम मामले में। वो ये है कि ये मामला किसी एक धड़े के ऊपर लाने में, या किसी और को नीचा करने में, या किसी को रिप्लेस करने में, या निज़ाम को बदलने में, उसके मुतालिक नहीं है। ठीक, ये मौसम शिकायत का मौसम है। ओके। और शिकायत की गई है गवर्नमेंट से, और बहुत बड़ी शिकायत है। वो ये है कि आपकी गवर्नेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है, और हुकूमत से कहा गया कि आप अपनी गवर्नेंस को एकदम से जल्द इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। पिम्स में मसला होता है, पहला काम जो किया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी, वो एक ब्यूरोक्रेट है जिसको कि एक्स किया जाता है, अच्छा था बुरा था उसे कतई नजर। लेकिन कहीं ना कहीं पे इशारे जरूर हैं कि आपको अपने फैसलों में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक है, चाहे रिफॉर्म से मुतल्लिक है, चाहे जिस चीज से भी मुतल्लिक है, इनको मुकम्मल तौर पर और सामने और फौरन करने की जरूरत है। ये प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपकी गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, फेल हो चुकी, आप अवाम के साथ तल्लक अपना खो चुके, आप अवाम के साथ जो सहूलतें देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए, इसलिए आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर करना है। ये नहीं कि वो भाते नहीं है मुक्तदरा को, वो भाते हैं। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब मिलके चलने वाले आदमी है, अच्छे इंसान है, उस लिहाज से किसी को भी सूट करेंगे। लेकिन उनसे जो तवक्कुआत हैं वो ज्यादा, अब जिसे कहते हैं, एक्यूट हो गई हैं, ज्यादा फोकस्ड हो गई हैं कि ये करो। अच्छा, अब उसके साथ 2-3 चीजें ताल्लुक है। काश कि आपने सेकंड सवाल आज पहले रखा होता, मैं आपकी वो उसको ऊपर सेकंड वाले भी लोग सुने, क्योंकि उसी में इस पहले सवाल का जवाब है। ओके। कि कैसे गवर्नेंस के ऊपर जोर है। अब ये सोच जिसकी भी है, क्या वो गवर्नेंस ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती, वो दूसरी बात है। लेकिन सियासतदान गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये गवर्नेंस उसको डिलीवर करनी है। नहीं तो क्या होगा, बानी की तो मुलाकातें शुरू हो गई। आपने देखा बानी को अब शायद किसी वक्त में आके शिफा में भी मूव कर दिया जाए, हो सकता है वहां पे वो कुछ दिन रहे भी, उनका इलाज भी और उनसे मुलाकातें सब कुछ जारी रहना शुरू हो जाए, तो वो एक प्रेशर होगा। ये वो प्रेशर है कि हमारे पास ऑल्टरनेट है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे जो आपसे तवक्को है कि आप करें, क्योंकि जहां रियासत और अवाम के बीच में फासला बढ़ता गया है और बढ़ता जा रहा था, पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां पर आपने देखा कि वहां पर टेररिज्म और क्रिमिनल्स और क्राइम क्या कुछ जन्म ले गया हमारे इस मुल्क के अंदर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक बहुत ज्यादा जो जिसे कहते हैं कि फोकस चीज है इस वक्त। 27 सितंबर भी रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जबकि आपको कुछ चीजें नजर नहीं आती। अब इशारे ये क्या हो सकते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब
अब वाकई में कुछ और अमल दिखाने वाले शहबाज हैं। शरीफ एक शहबाज शरीफ साहब, एक तो आपके अगले सवाल के जवाब में कुछ थोड़ा बहुत इशारा मिल जाएगा। ठीक। दूसरा, कैबिनेट के अंदर जो चीजें तब्दील होंगी वो क्या होंगी, होती भी है कि नहीं होती हैं, और किस तरीके से होती हैं और आप कैसी देख रहे हैं होती होती हैं। तब्दीलियां? मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो देखिए, बुनियादी बात, जब आप अपनी कैबिनेट आपके काम नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही, किसने कहा कि आप सर, अपना कल के वाकये के बाद वजीर सेहत से सारी दुनिया इस्तीफा मांग रही है, वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी कुछ किया है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, वो तो चलें, एक वजीर सेहत है, उसके अंदर एमक्यूएम ने भी का भी रोल है, वो सब चीजें, तो कोई और आएगा तो एक और एमक्यूएम का आ जाएगा। अब्दुल कादिर पटेल की बात सुन लें, वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती थी जब मैं वजीर सेहत था। तो ये चीजें तो अपने तौर पे कायम है, लेकिन इसका मतलब इससे नहीं है कि वजीरों का मसला है। हाँ। आपकी गवर्नेंस का मसला है, आपके ब्यूरोक्रेट्स का मसला है, आपके निजाम का मसला है, ये जो निजाम हुकूमत चला रहे हैं आप, इसके अंदर मसला है। जहां पे कोई भी वजीर अपने आप को महसूस करता है कि वो किसी सेक्रेटरी को पूछ नहीं सकता, ठीक है ना, यानी ये तो स्टेटमेंट कल टीवी के ऊपर आई ना, एक वजीर ने ये कहा कि हम अपने सेक्रेटरी को नहीं पूछ सकते, हम उसका मुहासबा नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो अगर आपके इतने बड़े फेलियर्स हैं निजाम के अंदर, तो उन फेलियर्स को प्लग करना बहुत लाजमी है। इसलिए मेरी नजर में इमरान खान का मुलाकात भी जारी रहेगी, 27 सितंबर का प्रेशर भी रहेगा, और ये तवक्को की जाएगी कि ये हुकूमत अपना तौर तरीका तर्ज बदलेगी, ताकि पाकिस्तान के और अवाम के लिए कोई बेहतरी के मुस्तकबिल के इशारे पैदा हों। बाकी हम अगले सवाल के जवाब में जाके बात करेंगे। तो आपकी गुफ्तगू ये कह रही है सितंबर सितमगर नहीं होगा, मगर सियासी दबाव इस महीने में जरूर दिखाई देगा। आमिर साहब, बयानी पीटीआई को सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मिल गया, पीटीआई की सड़कों पर आने की गुंजाइश भी दिख रही है, तो फिर सितंबर सिर्फ एक महीना रहेगा या पाकिस्तान की सियासत में एक नए बाब का आगाज हो सकता है? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है हम सबको थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि जो हम रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के लिए या उनकी पार्टी के लिए, क्या वाकई ये लफ्ज़ दुरुस्त है? इमरान खान साहब इस वक्त जो चाह रहे हैं, और वो ना भी चाह रहे होते तो जो उनको मिलना चाहिए वो उनका हक है बतौर एक कैदी के। वो सेहत की बात हो रही है और फैमिली से, अपने प्यारों से मुलाकातों की बात हो रही है, ये उनका हक है। इसके लिए आई डोंट थिंक कि हमें रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी अज खुद एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ये कोई मैनिपुलेटिव हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से किसी को कोई ऐसी कंसेशंस दी जा रही हैं जो कि उसका हक नहीं बनता। और इस बात के ऊपर मैं एम्फेसिस इसलिए देना चाहता हूँ कि ये इस वक्त जो हो रहा है ना आयशा, वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी ख्वाहिश के ज़रिए हो गया, किसी के दिल में नरमी पैदा हो गई हो, या किसी को एकदम से रहम या प्यार आ गया हो पीटीआई के ऊपर या इमरान खान के ऊपर। ये एक मजबूरी है। एक माशरे को आप सियासत के बगैर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर एक बड़ी सियासी जमात जिसको बहुत बड़े पैमाने पर अवाम की हिमायत हासिल है ना, ठीक है, बेशक उसका एक कल्टिस्ट कल्चर है, बेशक उसका एक कल्टिस्ट नेचर है, हम बेशुमार उसके ऊपर तनकीद कर लें कि जो उनकी पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको उसको अवाम की हिमायत हासिल है ना, तो आप उसको एक लंबे अरसे के लिए इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कहीं ना कहीं उसको अकोमोडेट करना ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप सितंबर की बात करती हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने महीनों का भी आप चाहें आप नाम ले सकती हैं इसके अंदर, क्योंकि सियासत में बिगाड़ पैदा करना जो है वो एक दिन की बात होती है ना। 9 मई उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। लेकिन जब एक दफ़ा बिगाड़ पैदा हो जाता है तो उसको संभालने के लिए बड़ा अरसा लगता है, और वो भी अगर उसके पीछे बड़ी पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन हो। और मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले 3-3.5 साल में हुआ है, इसमें तमाम लोगों को, इस हाइब्रिड के तमाम सतून जो हैं, उन सबको ये समझ आ गई है कि नहीं, आप एक इस तरह की जमात के साथ जो आपने 3-3.5 साल के लिए सलूक रखा है, वो अब मुमकिन नहीं है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना। तो उसके लिए रास्ता निकालें, और वो रास्ता जो है वो ओवरनाइट नहीं निकल सकता, क्योंकि इस अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस शकूक व शबाहत भी पैदा हो गए हैं। बीच में एक अदम एतमाद की फ़ज़ा भी है, रूलिंग पार्टी के अंदर भी, मुक़्तदरा और पीटीआई के बीच में भी, और अब मुक़्तदरा और रूलिंग पार्टी के बीच के अंदर भी एक अदम एतमाद की फ़ज़ा भी किसी न किसी हद तक हमें नज़र आ रही है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। यस, सितंबर के अंदर हमें कुछ इशारे मिल सकते हैं कि हाँ, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या उसमें फिर से कोई डिसरप्शन आ जाएगी, लेकिन सितंबर इसके अलावा बाय इटसेल्फ मेरा ख्याल है कोई इतना अहम नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर चलाना भी है तो उसके लिए कुछ अरसा दरकार है, हिम्मत दरकार है, हौसला चाहिए उसके लिए, और एक
डिटर्मिनेशन चाहिए, एक विल पावर चाहिए कि ये मामला चलता रहे, ताकि जिस तरह से हमने सियासत को एक बंद गली में धकेल दिया है ना, ये, और सिर्फ जब मैं कहता हूँ सियासत का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ पीटीआई को बंद गली में नहीं धकेला हुआ, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप एक बंद गली में धकेलते हैं तो आप मुल्क की सियासत को एक बंद गली में धकेल रहे होते हैं। अब उससे रास्ता निकलने का वक्त आ गया है, और जब तक वो रास्ता नहीं निकल आता ना, मेरे ख्याल में कि ये कोई बहुत ज़्यादा बामानी गुफ्तगू नहीं है, ये गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना या गवर्नेंस की बातें करना, उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस बेहतर से बेहतर आपकी तभी हो सकती है जब हुकूमत और अवाम आपस में इस तरह से जुड़े हों, एक बाहमी एतमाद के रिश्ते में जुड़े हों, जिसको इस्तेमाल करके आप गवर्नेंस बेहतर कर सकते हैं। तो ये अब हर तरफ की मजबूरी बन गई है, मुझे लगता है हर तरफ की मजबूरी बन गई है। आमिर साहब कहते हैं, रजा साहब, क्या रियासत एक बार फिर पीटीआई के लॉन्ग मार्च के रास्ता रोकने के लिए वसाइल वैसे ही मैदान में उतारेगी, जैसा कि हमने हालिया अरसे में देखा जब भी एहतजाज हुआ, खास तौर पर अगर मैं पंजाब फोकस भी बात करूं, या इस बार मंजर आप समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ होगा? जितनी डेवलपमेंट ये अगस्त के महीने में हमने देखी है, आप समझते हैं ये बहुत कुछ पोलिटिकल पिक्चर को वाजे करेगा सितंबर का महीना? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सितंबर का महीना बड़ा अहम है, और आपने खुद उसको कई नाम दे दिए। सितमगर किसी के लिए अच्छा साबित होगा, किसी के लिए मोहब्बतों का पैगाम दोबारा आ जाएगा। तो सितंबर के महीने में ये 27 की जो डेट दी गई है, इससे पहले यही कोशिश होगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुंतकिल हो जाएं अस्पताल में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे मसला बना हुआ है। असूली तौर पे हुकूमत को, और जिनको जैगम खान साहब बुजुर्ग कह रहे थे, बुजुर्गवार जो हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है उनके हॉस्पिटल मुंतकिल होने पर, और इसीलिए उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, जो कि उनका हक भी बनता है। अगर उनकी सेहत गिर रही है तो उसका इलाज मुआवजा बिल्कुल उनका हक भी बनता है। वैसे भी पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो ये तो उनको मिलना चाहिए इतना फैसिलिटी। लेकिन क्या स्मूथली हो पाएगा? देखिए, इसमें काफ़ी सारे मराहिल और मसाइल जो हैं वो आड़े आ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन लेगी, जो कंटेम्प्ट के मुकदमात पै दर पै दोनों साइड्स की तरफ से उठाए जाएंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, ये कि जो पार्टी के मिजाज में रवैये में तब्दीली आई है, क्या वो बरकरार रहेगी, और किस हद तक जो बाहर पार्टी के सिंपथाइजर नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, जो अभी भी वही जारहाना किस्म का एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी बुजुर्गवार बयानियां जो है उसको जारी रखे हुए हैं, वो किस हद तक संभलेगा, ये भी डिपेंड करता है। नंबर दो। और नंबर तीन फिर ये कि अब जो हुकूमती पार्टियां हैं वो भी पुराने घाक सियासतदान हैं, वो भी बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए खामोशी से कोने में बैठ के तो सब नहीं देखते रहेंगे। आपने देखा मौलाना फजल रहमान भी मैदान में उतर चुके हैं, वो अपना आजकल तो बहुत खुलकर बोल रहे हैं मौलाना साहब, वो भी पीटीआई के साथ बैठकर। अब पीटीआई ने जो हर्डल्स, अभी आपने कहा कि पीटीआई क्या वो हर्डल्स अबूर कर लेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत सुहेल आफरीदी साहब, एक हर्डल रेस हुआ करती थी, आपको जंप्स के साथ उस रेस को ले, तो क्या वो अबूर कर जाएंगे? क्योंकि जो बातें मौलाना साहब कर रहे हैं इस वक्त रियासत के ऊपर, वो पीटीआई साथ बैठी है, ये काबिल हज़म रहेगा? जी, ये एक बड़ा मसला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये निगोसिएशन का एक तरीका होता है कि आप इत्तेहादियों से ज़रा सख्त बातें करवाते हैं। खुद आप बैरिस्टर गौहर की तरह बहुत ही नपी तुली और जिसे कहना चाहिए कॉर्डियल किस्म की लबो लहजा इख्तियार वो करते हैं, तो इसी तरह निगोसिएशन होती है आयशा। और ये प्रोसेस निगोसिएशन का काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ है, और ये जारी और सारी है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसका हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सितंबर में मोस्ट लाइकली इमरान खान साहब जेल से बाहर आकर अस्पताल में आ जाएंगे। आगे फिर देखा जाएगा कि क्या वो अस्पताल से बनी गला जाते हैं, कितनी देर बाद जाते हैं, या वापस जेल में जाते हैं। अगर तो वो बनी गला जाते हैं तो फिर आप समझिए उनकी सियासत में री एंट्री का एक जो है दरवाजा वो खुल जाएगा, और फिर वो चाहे कुछ महीने लगे, साल लग जाए, वो वापस सियासत में वापस आएंगे। सियासत में वो वापस आए तो यकीनन हलचल पैदा होगी। और इसके साथ साथ आपको पता है सितंबर का महीना, हम तो ये सिर्फ अस्पतालों की और मुकदमात की बातें कर रहे हैं, लेकिन सितंबर के महीने में ये भी तय होना है जो कि इंतजामी ढांचे में तब्दीलियां जिसके ऊपर बुजुर्गाने पाकिस्तान मुसिर हैं, तो वो क्या शेप इख्तियार करती हैं। क्या
मकामी हुकूमतें पहले आएंगी, इंतजामी यूनिट बाद में आएंगे, या ये तरमीम इकट्ठी आएगी? क्या पीटीआई अच्छे बच्चे बनकर इस पर साथ देगी, और क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मज़ामत का रास्ता इख्तियार नहीं करेगी? ठीक। ये सब चीजें भी अनपैक होंगी अगले 1-2 महीने के अंदर। दुरुस्त। तो ये बिल्कुल आपने, मुझे याद है जब जरदारी साहब सदर होते थे तो हमारे एक बड़े मशहूर टीवी प्रोग्राम में वो बार बार कहते थे, उसे कहना दिसंबर आ रहा है, कोई नज्म थी, तो आपने तो आज वही कर दिया, उसे कहना सितंबर आ रहा है। और आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि सियासी माहौल और सियासी जो इस वक्त मेल मुलाकातें हैं ये तय करेंगी कि वो इंतजामी मामलात किस तरीके से तय होना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के लिए टेक्नोक्रेट वजीर आजम नामजद किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी, आज़ाद कश्मीर से भी, और हर जानिब से इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। सवाल क्यों और क्या उठ रहा है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वजारत उज़्मा के लिए नामजद करने के फैसले ने एक ऐसा सियासी सवाल खड़ा कर दिया है जो महज एक जमात, एक शख्सियत या एक मनसब तक महदूद नहीं। जो शख्स आम इंतखाबात में अवाम के वोट से कामयाब ना हो सका, उसे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस फैसले से वोट को इज्जत दो के उस सियासी बयानिए का क्या बचता है जिसे मुस्लिम लीग नून बरसों से अपनी सियासत का मरकजी नारा बना रही है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से आम इंतखाबात में शिकस्त खा गए थे, लेकिन टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कामयाब होकर असेंबली में पहुंच गए हैं। यूँ आइनी तौर पर नहीं, लेकिन सियासी एतबार से एक बुनियादी सवाल ज़रूर पैदा होता है, क्या आवाम के बराह रास्त वोट से शिकस्त खाने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बनना चाहिए? वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर समेत बहुत से ऐसे मुंतखब सियासी रहनुमा जो बराह रास्त इलेक्शन लड़कर आए हैं मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की जानिब से हाई कमान के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं, जबकि शाह गुलाम कादिर ने मायूसी के आलम में दोबारा वोट को इज़्ज़त दो का अज़्म दोहराया है। क्या नवाज शरीफ के इस फैसले के पीछे कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली है जो अभी पर्दे के पीछे है? क्या नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में किसी मखसूस सियासी बंदोबस्त को यकीनी बनाना चाहते हैं? अगर अवाम का वोट किसी उम्मीदवार को मुस्तरद कर दे और पार्टी क़यादत उसी शख्स को नामजद कर दे और उस मनसब पर मुंतखब कर ले, तो फिर वोट को इज्जत दो का नारा महज सियासी तारीख का एक खूबसूरत जुमला बनकर नहीं रह जाता। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। अवामी वोटों से हारे टेक्नोक्रेट बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद। पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी नवाज शरीफ का नारा वोट को इज्जत दो, वोट को नज़रअंदाज करो में क्यों बदल गया? शहजाद चौधरी साहब, यही नवाज शरीफ थे 13 के इंतखाब के बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो आज़ाद कश्मीर से सीनियर सियासतदान खुद उनके पास पहुंचे कि वो ज्वाइन करना चाहते थे और नून लीग को एक स्पेस देना चाह रहे थे कि आप आएँ और हम आपके साथ चलें, मगर तब उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का मैंडेट जो है वो नहीं छीना जाएगा। ये अब इस तरह की फैसला साजी के पीछे क्या मजबूरियां हैं? देखिए आयशा, 2.5 साल में तो हमें कम से कम या उनको भी भूल जाना चाहिए था कि वोट को इज्जत दो भी कभी कोई चीज़ होती है। ये 2.5 साल ही काफ़ी थे उस चीज़ को साबित करने के लिए। बहरहाल एक निज़ाम है, एक हुकूमत का तरीका कार है, उसमें चल रहा है और हमने सारे पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये जो अमल हुआ है ये बहुत एक जिसे कहते हैं कि अहम। अब ये जो चीज़ें आप बता रही हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे पॉपुलर वोट के अंदर और उसके फिर बाद टेक्नोक्रेट बन के आ गया है, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब को मालूम नहीं था? यानी वो तो इतने बड़े लीडर हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि गालिबन किसी मजबूरी के तहत ही की गई होंगी। अच्छा, अब वो मजबूरी क्या है? और सवाल मेरे दिमाग में सवाल आता है, यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, एक रेस्टिव प्रोविंस है, सूबा से ही या रीजन से ही एक इलाका कह लीजिए रेस्टिव है, डिस्टर्ब्ड है। उस पे ऐसे डिस्टर्ब जगह के ऊपर, चाहे ये हो, चाहे बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके हों या पुराने कबायली इलाके जो थे, तो वहां पर आवाम के साथ ताल्लुक जोड़ के रखना एक बहुत अहम जरूरत होती है। जब तक आप आवाम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ के रखेंगे, क्या वजह थी, ये कैसे बीच में से चीजें फूटती हैं और निकल आती हैं, किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे हो। अब जैक का या जो भी उसका वो नाम था, मुखफ़्फ़फ़ था जिस चीज का, एक्शन कमेटी का, तो ये जो चीजें थी ये कहां से कैसे पैदा हो गई एकदम से?
तो उसकी वजह ये बनती है, इसमें मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि जहां अवाम और उस रियासत के बीच में ताल्लुक कमजोर हो जाता है तो वहां पे ऐसे चीजें जन्म लेती हैं। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेक्नोक्रेट जो है वो सियासतदान से बेहतर ताल्लुक रखता है, और क्या वो इस चीज को सेटिस्फाई कर पाएगा? ये तो सियासतदान का ही काम है कि जोड़ के रखना। और जहां जहां पे सियासतदान ने नहीं जोड़ के रख पाया वहां पर ये शगुफे उठे और ये मामलात खराब हुए पाकिस्तान की पूरी ममलकत के लिए। सही। वहां पे सियासतदानों का फेलियर है कि वो ताल्लुक को कायम नहीं रख सके। अच्छा, इसलिए जब उनकी जिम्मेदारी ही ये है और इसीलिए वो हुकूमतों में आते हैं कि वो रियासत को और आवाम को जोड़ कर रखेंगे, लेकिन अपनी कोताही की वजह से वो नहीं कर पाते, तो फिर ये मसाइल आते हैं। ठीक। हाँ, इससे ये आप मुझे कह सकती हैं कि बैरिस्टर साहब जो हैं चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स को बेहतर तौर पर संभाल पाएंगे। हमारे सियासतदानों में, सब नहीं लेकिन काफी हद तक जो ज्यादा मेजोरिटी होती है वो ब्यूरोक्रेट से क्यों घबराती है? क्योंकि इसलिए कि हैंडल नहीं कर पाते, वो ज्यादा तेज हैं, तरार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह। तो शायद किसी के दिमाग में आया हो कि अगर ये इनको मैनेज और कंट्रोल कर लेगा तो शायद गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन गवर्नेंस का एक बहुत अहम पहलू जो होता है वो लोगों का अवाम के साथ एक ताल्लुक जो होता है हुकूमत का, उसको कायम रखना भी होता है। ठीक हो गया शहजाद साहब, दुरुस्त। आमिर साहब, वरासती सियासत को बचाने की पाकिस्तान में मजबूरियां होंगी, सियासतदानों ने काम भी किया, हम यहाँ पे गुफ्तगू भी करते रहे कि किस तरीके से सियासत लेकर चलते हैं, मगर नवाज शरीफ यूं आज़ाद कश्मीर में क्यों वोट को नज़रअंदाज कर रहे हैं? आयशा, आज 27 अगस्त है और ये कितनी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि ऐन इसी दिन 22 साल पहले शौकत अजीज़ का इलेक्शन हुआ था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज की एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शौकत अजीज़ साहब का इंतखाब जो है वो जमहूरी इक़दार, और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो चीज़, कि जमहूरी इक़दार और जमहूरी अमल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, और उनका चुनाव जो है वो इंतखाब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जगह एक मनपसंद ब्यूरोक्रेट का चुनाव है, और जमहूरी अमल को सबकताश करने की इस कोशिश को जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो एक पार्टी जिसका एक वाज़ेह स्टांस है इस तरह की चीज़ों के ऊपर, आखिर उस 22 बरस में ऐसा क्या हो गया है कि अब उनको बिल्कुल वही काम करना पड़ा जिसकी वो 22 बरस पहले जनरल मुशर्रफ की मजम्मत कर रहे थे जो काम करने पे। अब आयशा, कोई भी सियासी जमात मैं समझता हूँ कि जिसको ये नज़र आ रहा हो कि 2-2.5 साल बाद इंतखाबात दोबारा होने और उनको अवाम का उनका सामना करना है, तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है उसके लिए इस तरह की हरकत करना। ये हरकतों की ऐसी, और वो ख़ास तौर पे PMLN जैसी सियासी जमात जिसका बहुत बड़ा ज़्यादा तजर्बा भी है पाकिस्तान की सियासत का, मेरा ख्याल है कि ये हरकत कोई ऐसी सियासी जमात ही कर सकती है जिसको कहीं ना कहीं ये शक पड़ना शुरू हो गया है कि पता नहीं अब अगले इंतखाबात जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे नहीं होंगे, उस दौरान क्या होगा, पाकिस्तान का इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है उसका बहाना बनेगा, या पाकिस्तान की तश्कील नौ, रीस्ट्रक्चरिंग, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का बहाना बनेगा। तो मुझे लगता है कहीं पे PMLN को शक पड़ना शुरू हो गया है कि ये आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो अब जो करना है, जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं वो कर लें, और बेहतर वो शायद उन्होंने इसलिए इनको वो समझा हो कि वाकई उनको ये सबसे ज़्यादा काबिल शख्स मगर आपकी गुफ्तगू मुझे ये कह रही है कि वो जो 22 साल पहले की अप्रोच थी वो ये है कि सियासतदान को आमरीत में जमहूरियत के स्पेलिंग याद हो जाते हैं, मगर जमहूरी दौर में हुकूमत में बैठ के जमहूरियत के स्पेलिंग भूल जाते हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी वोट को इज्जत दो को सियासी नारे की तदफीन कर दी गई है। खुद आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के अंदर से इख्तिलाफी आवाज़ें आ रही हैं, ये कौन सी सियासी मजबूरियां हैं नवाज शरीफ साहब की? सबसे पहले तो ये है कि ये वोट को इज्जत देने वाला जो मामला है ये अकेले नवाज शरीफ के कांधों के ऊपर ये बोझ नहीं है, अगरचे कि इस वक्त उनकी पार्टी बसरे इख्तियार है, जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन देखना यह है कि जो बाकी सियासी कुव्वतें हैं उनका क्या इसके ऊपर जो है तर्ज अमल रहा है और हिस्ट्री क्या रही है। ये वोट को की बेइज्जती या तजलील का जो मामला है ये शुरू हो चुका था 2016, आज से 10 साल पहले। एक दिहाई का ये मामला है, ये कोई कल परसों का मामला नहीं है।
ये बतदरीज हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि जहां पर वाकई ही में वोट की, बैलेट बॉक्स की, अवामी नुमाइंदगी की, राय आमा की, हक के राय दही का कोई वैल्यू नहीं रह गई। और इस गुनाह में सभी लोग शरीक हैं। ये सिर्फ एक लीडर या एक पार्टी या दो पार्टी या एक गैर मुंतखब इदारा, इसमें माशाल्लाह सारे के सारे इस कार खैर में उनका जो है वो हाथ है। नंबर एक। नंबर दो, ये फरवरी 2024 को जो कॉम्प्रोमाइजेज PMLN ने किए उस रात को और अगली सुबह इक़्तिदार में रहने के लिए, अब देखिए ये उसी की कंटिन्यूएशन है। क्योंकि ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है, ये एक जिसे कहना चाहिए बड़ी फिल्म का एक नया बाब या नेटफ्लिक्स सीरीज का अगला जो किस्त है, ये वो है। और इसी तरह आप देखते रहेंगे, क्योंकि ये मामला जो है ये बड़ा शदीद तौर पर अफसोसनाक हो चुका है। और देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो जमहूरियत को चलने नहीं देती और ये और वो, जो दुरुस्त भी है, लेकिन हमारी सियासी पार्टियों का कॉन्डक्ट देखिए कि आजाद जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट लेने के लिए क्या क्या वो कर जाएंगे। और ये तवक्को होती है कि जी उनके हक में धांधली हो, जिनके हक में धांधली नहीं होती वो शोर मचाते हैं रेगिंग का, और जिनको सीटें मिल जाती हैं वो खामोशी से हर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं। इस वक्त हमने बेसिकली जमहूरियत का अब जो भी मुस्तकबिल है, पता नहीं क्या है पाकिस्तान में, अब जो भी होगा वो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो जो कतवा लगा है, तो हमने स्क्रैच की तरह सफर शुरू नहीं किया है, हम फॉल का ही सफर कर रहे हैं। रजा साहब, ज़ैगम साहब, क्या इन हालात में गैर मुंतखब शख्स को वजीर आजम बनाना कश्मीर के मौजूदा मारूजी हालात में हालात खराब करेगा, चैलेंज बनेंगे? आयशा, मुस्लिम लीग मॉडल टाउन से रायवंड शिफ्ट हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है रायवंड से अब ये मरीख शिफ्ट हो चुकी है। मियाँ साहब का वोटर की नब्ज पे हाथ होता था, अब वोटर की रस्सी मियाँ साहब के हाथ में है और वोटर रस्सी में से गर्दन निकाल के कहीं से कहीं जा चुका है। अब खाली रस्सी उन्होंने पकड़ी हुई है। ये जो हमारा शाही ख़ानदान है, ये बहुत फ़ख्र करता है अपने कश्मीरी रूट्स पर। होना तो ये चाहिए था कि इस ताल्लुक़ की वजह से वो कश्मीर के मसले को, आज़ाद कश्मीर के मसले को हल करने में मामन होते हैं, वो मरहम रखते, वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके लोग जो खुद कश्मीरी रूट्स का दावा करते हैं, कश्मीर और नस्ल होने का दावा करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम की तौहीन करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कश्मीर पे झगड़ा क्या चल रहा है जी, बहस क्या है? बहस है हक के नुमाइंदगी की, बिल्कुल, कि किसको कश्मीर की असम्बली में बैठने का हक है, बिल्कुल, किसको नहीं, किसको वजीर बनने का, वजीर आजम बनने का हक है, किसको नहीं। दुरुस्त हो गया। और वहाँ पे एक बड़ी राय ये है, और उसको झुटलाना बहुत मुश्किल है, कि जिसकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, उसका हक नहीं है, उसको यहाँ की नुमाइंदगी का हक नहीं होना चाहिए। हो गया। उनको आप किसी और तरीके से रियायत दें, उसको नहीं होना चाहिए कैबिनेट में। और यहाँ एक गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट को उठा के वो बना रहे हैं वजीर आजम, और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि वक्त कितना बदल चुका है। वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं असम्बली की लेजिटिमेसी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप ज़ैगम साहब। उनको ये अंदाज़ा तो नहीं वक्त कितना बदल चुका है, गालिबन ये अंदाज़ा भी नहीं कि वो खुद कितना बदल चुके हैं जिस सियासत का आगाज़ किया था। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।